हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। वेलकम टू पढ़ाकू क्लासेस। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो टीम है पीवाईक्यू अभी सारा पीवाईक्यू करवा रही है और मैं आपको इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो आज दिल्ली पुलिस का जो पीवाईक्यू है आज तीसरी क्लासेस है। अब तीसरी क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन वाइज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग was replaced by the green revolution। तो क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो योजना होता है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सेंसस जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 2011 वाला सेंसस, ये इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट आज जो इस क्लास में मिला वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में सिर्फ इतना ही नहीं जानना कि किस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है। पहले हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोला जाता है? वर्ल्ड लेवल पे किसने? वर्ल्ड लेवल पे। तो ये बोला जाता है आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है आपके वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे बोला गया है? तो वो बोला गया है आपका एमएस स्वामीनाथन। किसे बोला गया है? एमएस स्वामीनाथ। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को अभी रिसेंट में ही 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। लेकिन ये इनकी डेथ हो चुकी है, यानी इनको जो भारत रत्न मिला है वो पोस्टहुमसली मिला है, पोस्टहुमसली। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई थी? 2023 में। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो नॉर्मल ब्लॉग होंगे, और अगर इंडिया में पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है तो वो है आपको एमएस स्वामीनाथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही कि ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था। तो जो टाइम पीरियड है इंडिया में, जो इंडिया का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में समझते हैं कि टाइम पीरियड है आपका 1965 से लेकर 66। ये जो टाइम पीरियड है इस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में 1965 से लेकर 1966 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है वैसे ही बहुत सारे रिवॉल्यूशन आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। तो जब हम क्लास में आपको कराएंगे तो वो हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ग्रीन रिवॉल्यूशन ये समझ में आ गया। अब इसमें से पूछ रहा है कि किसको रिप्लेस किया है यानी हटाया। तो यूज ऑफ इनऑर्गेनिक मैन्योर्स, क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ठीक है, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें इसमें किसको रिप्लेस किया? तो यूज ऑफ इनऑर्गेनिक मैन्योर्स नहीं, यूज ऑफ सीड्स सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ये भी नहीं, यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द इरिगेशन ये भी नहीं, तो यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन पर्पस था कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। लेकिन आप देखोगे कि ये जो इनऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक तरीके से हम यूज कर रहे थे लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, इसलिए इस चीज को रिप्लेस किया। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किसको रिप्लेस किया? इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स को रिप्लेस किया। जैसे खाद हो गया, जैसे गोबर हो गया, वो सब जो चीजें हैं उनको रिप्लेस करके ये आया। ठीक है, क्लियर? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से आपका क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया कि योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंसस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। देखो, इकोनॉमिक्स में सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है। इसलिए हम पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू करने का मेन मोटिव यही होता है हमें पता चले कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। छोड़ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन द डिकेड ऑफ 2001 टू 2011 वॉज, यानी जो हिंदू का जो पॉपुलेशन था वो क्या हुआ, ये आपसे नॉर्मली पूछ रहा है 2001 से लेकर 2011 के बीच में। ठीक है, तो 10%। ये फैक्ट्स में याद रखने हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ये वाला 16.8% है। ठीक है, क्लियर? तो सेंसस आपको याद रखना है, योजना याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन याद रखना है, स्कीम्स याद रखने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ पर एक टॉपिक आया प्राइवेटाइजेशन।
यानी आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में समझना होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो प्राइवेटाइजेशन यानी जब गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो कम होने लगता है। जो जैसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का कम हो, जैसे अगर मान लो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो, यानी गवर्नमेंट की जो शेयर है वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कर देना किसी चीज़ का। तो जो प्राइवेटाइजेशन से स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी आपसे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये पहले देखना है, और किसके बारे में देख रहा है, ठीक है। तो इट प्रमोट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन से, हाँ भाई प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। फिर इट डिलिमिट्स द इंटरफेरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हाँ ये भी हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी यानी जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस यानी इन्वॉल्वमेंट जो है उसको कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हाँ ये भी पॉइंट आपका सही है। इट लेड्स टू द मार्केट फेलियर, नहीं, अगर प्राइवेटाइजेशन से मार्केट फेलियर होता तो जो यूएस या फिर यूरोपियन कंट्री जो है वो सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस करते हैं। अगर इससे मार्केट फेलियर होता तो ये कोई नहीं करता, प्राइवेटाइजेशन कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा है, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है, यानी हमारा यही दो सही है, यानी ऑप्शन 1 सही है। ओनली 2 नहीं है, ओनली 3 नहीं है, ओनली 1 नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। क्लियर, इतना चीज समझ में आया। हिंदी में भी लिखा है, जिसको अगर हिंदी में समझना हो तो हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन विच बजट वाज द पॉलिसी ऑफ LERMS। अब LERMS का मतलब क्या होता है ये समझो, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम ये है, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट। लिबरल कर देना यानी एक तरीके से इजी कर देना, लिबरल मतलब इजी कर देना। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट यानी उससे पहले जो हमारा एक्सचेंज रेट यानी हमारी जो करेंसी की वैल्यू है दूसरे कंट्री के कंपेयर में क्या हो गया, वो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द बजट वाज द पॉलिसी ऑफ LERMS अनाउंस्ड। तो आपसे पूछ रहे कौन से बजट में इसको अनाउंस किया गया था। तो आपको पता होगा कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी अडॉप्ट किया गया था 1991 के टाइम में। तो इसमें ये पूछ रहा है कि लिबरलाइज्ड एक्सचेंज कौन सा है, तो 1991 वाला नहीं, 91 वाला नहीं, क्योंकि 1992 और 93 में बजट आया था, उसी में ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया था। 95 ऐसे ही हट जाएगा, 1919 ये भी हट जाएगा। तो जो आंसर होगा ये। और एक्सचेंज रेट मैंने आपको बताया, एक्सचेंज रेट मतलब हमारी कंट्री का जो कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरे कंट्री की करेंसी के कंपेयर में क्या वैल्यू होगा, किस बेसिस पे हम एक्सचेंज करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आई थी, एक फिक्स्ड वाला आया था और एक फ्लोटिंग वाला आया था, ठीक है। तो पहले हम फिक्स्ड वाले लेकर चल रहे थे, लेकिन बाद में हमने क्या किया, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, फ्लोटिंग का भी एक्सेप्ट कर लिया। इसमें फिक्स्ड में हमने 40% इंपॉर्टेंट जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज उसको डाला, गुड्स एंड सर्विसेज, और जो बचा 60% हमारी जो करेंसी है उसको हमने फ्लोटिंग में डाल दिया। अब फ्लोटिंग और फिक्स्ड क्या है ये जब हम क्लास लेंगे तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इतना बेसिक क्लियर हो गया। तो 1992 से 93 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन, ये सब हम जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको पढ़ाऊंगा NEP, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसी में से क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डज PPP यानी 3P स्टैंड फॉर, किस लिए स्टैंड, यानी आपका सिंपल आपका फुल फॉर्म पूछा है। यानी इससे क्या पता चलता है, जैसे मैंने LERMS इसका आपको इससे आपसे पूछा कि कभी इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। यानी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यानी PPP का फुल फॉर्म, LERMS का फुल फॉर्म, यानी NEP का, मान लो आपसे NEP का फुल फॉर्म पूछ लेगा कि ठीक है। तो फुल फॉर्म यानी हमें इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि हमें फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फुल फॉर्म होंगे इंपॉर्टेंट, उनको हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो अब जैसे PPP का परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, हाँ परचेस पावर प्रायोरिटी ये ठीक है, परचेसिंग पावर प्रायोरिटी नहीं, ये नहीं होगा, परचेसिंग पावर प्रायोरिटी ये भी नहीं होगा, और परचेसिंग पावर प्रायोरिटी से भी नहीं। तो राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। परचेसिंग पावर प्रायोरिटी की मतलब परचेज करने की पावर कितनी बढ़ती है, वो चीज़ होती है PPP, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ ए क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर्ड
ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट, यानी वेल डेवलप्ड मनी मार्केट के लिए आपको यानी ये जो क्वेश्चन है आपके किससे रिलेटेड है, वो बैंक से, बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। यानी ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि यानी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, ये सब चीजें आती है। उसी में एक चीज आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर्ड बाय डेवलप्ड बाय द मनी मार्केट। अब ये सब कौन मेजर लेता है, तो ये चीज याद रखना, आरबीआई लेता है। कोई भी कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करना हो, कुछ भी करना हो, उसके रिगार्डिंग कौन स्टेप लेता है, तो आरबीआई। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आरबीआई लेगा, लेकिन कौन सा स्टेप लेगा इसमें से, ओपन मार्केट ऑपरेशन लेगा, बैंक रेट पॉलिसी लेगा, या वेरिएबल रिजर्व रेशियो लेगा, या क्वालिटेटिव मेजर लेगा, कौन सा मेजर लेगा इसमें से। तो देखो इसमें से जो आंसर होगा आपका ये ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, जो सिक्योरिटी होता है उसको सेल करता है या फिर खरीदता है, दो चीज करता है, सेल करता है या फिर खरीदता है, दो काम करता है। तो ये आपको जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, वो सब चीजें हमें समझनी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम समझ लेते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड बाय वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 2007-8 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड, किसका मतलब राइस, व्हीट और किस चीज के, किस पर्पस के लिए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्ट किया गया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है आज की डेट में इसका नाम बदल दिया गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड न्यूट्रिशन हो गया है, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये चीज हो गया। और ये जो चेंज हुआ नाम इसका कब हुआ, 2024 में चेंज हुआ है, 2024। और इसमें मेन फोकस किस पे रखा गया, तो न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट फूड होते हैं उनको उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये मिशन लाया गया था। तो देखो सैफरन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो पल्सेस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, फ्रूट्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रोडक्शन यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कोई स्टेप्स ले रही हैं तो वो हमें याद रखना होगा। कौन सा मिशन, जैसे इंद्रधनुष मिशन है, बहुत सारे मिशन है, जब हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो बहुत सारे मिशन है, उनको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 2022। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ लिटरेसी की बात आएगी वहाँ पे केरला ही होगा और कोई दूसरा स्टेट नहीं हो सकता। अगर इसमें केरला है तो केरला मार दो, काम खत्म। तो इसमें केरला है तो हाँ केरला है, गोवा नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा और केरला इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि इससे हमें ये पता चला लिटरेसी रेट, यानी अगर कोई लिटरेसी रेट यानी नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई भी रिपोर्ट आ रहा है तो उस रिपोर्ट में जो भी चीज़ें आ रही है, फैक्ट्स आ रहे हैं, उन फैक्ट्स को हमें याद करना है। फैक्ट्स बेसिस पे हमें इकोनॉमिक्स में याद रखना है कि फैक्ट्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का PYQ आई थिंक इतना ही है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ, PYQ क्लियर हुआ। PYQ से हमें आज के PYQ से क्या क्या समझ में आया, आज के PYQ से हमें समझ में आया कि जो जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, यानी रिवॉल्यूशन यानी वो क्रांति, इंडिपेंडेंस वाले रिवॉल्यूशन नहीं, क्रॉप्स फूड प्रोडक्शन के इंक्रीज के पर्सपेक्टिव से जो रिवॉल्यूशन हुआ उनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है हमें ये ध्यान रखना है कि जो फुल फॉर्म है, जैसे इसमें पूछ दिया था आपको PPP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे NEP का फुल फॉर्म पूछ दे, हो सकता है आपसे RBI का, कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यानी फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ योजना वो तो आपको करना ही है, और सेंसस ये तो करना ही है। मतलब 4-5 टॉपिक ऐसे आ रहे हैं जिससे आपके रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और भी हम आगे PYQ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।